नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की विशेष एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम केवल प्रश्नों को हल नहीं करेंगे बल्कि यूपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कुल 20 सबसे कठिन और वैचारिक प्रश्न का पूरा विश्लेषण यानी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि एक प्रश्न से आपके 4 नए कॉन्सेप्ट तैयार हो सकें। अगर आप 2027 की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो यह 20 प्रश्न आपकी तैयारी को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न को पढ़िए और समझिए, फिर हम उसके बाद प्रश्नों को पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। प्रश्न लिखा है, दो प्रश्न एक की जगह दो लिख गए, उस पर ध्यान मत दीजिए, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न लिखा है क्या, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन नंबर 1, महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। आप लोग प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, इसी प्रश्न के अंदर उत्तर छिपा है। दूसरा ऑप्शन है, वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, चूंकि वह एक पूर्णकालिक फुल टाइम सरकारी वकील नहीं है, इसलिए वह निजी कानूनी अभ्यास यानी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। उपयुक्त कथन देखेंगे केवल 1 और 2, और इसमें दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3। डी मतलब ऑप्शन चौथा है 1, 2 और 3। आप लोग उत्तर अब तक जान ही गए होंगे कौन सा है, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। पहले हम सही ऑप्शन देखेंगे कि यह सही क्यों है, फिर उसके बाद हम गलत ऑप्शन का विश्लेषण करेंगे। सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अब प्रश्नों के ऑप्शन का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। कथन 1 सही क्यों है यह जानेंगे। अनुच्छेद 76 क्लोज 3 यानी आर्टिकल 76 क्लोज 3 के तहत महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट। यह हमारा आर्टिकल 76 क्लोज 3 कहता है। अब बात करते हैं कथन 3 की। सही यह क्यों है, आइए इसको जानते हैं। महान्यायवादी सरकार का कोई पूर्णकालिक फुल टाइम लोक सेवा सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, वह एक संवैधानिक पद पर काम करने वाले देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें निजी कानूनी अभ्यास प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया है। अब बात करते हैं कथन 2 गलत क्यों है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें वहां मतदान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। प्रश्न के ऑप्शन में लिखा था मतदान भी कर सकते हैं, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है अनुच्छेद 88 के तहत। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को स्लाइड पर अगला प्रश्न दिख रहा होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना और सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखेंगे और समझेंगे। संविधान के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते और इस सीमा में प्रधानमंत्री भी शामिल है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे और समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र मंत्रिपरिषद स्वतः ही पूरी तरह भंग हो जाती है। इसके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही उत्तर दिख रहा होगा।
सही उत्तर दिख रहा होगा, ये सही उत्तर है। इससे जरूरी जानना यह जरूरी हमारे लिए हो जाता है कि यह सही उत्तर क्यों है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी है, लेकिन यह जरूरी है कि यह उत्तर सही क्यों है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम यही जानेंगे। तो हम स्लाइडों पे देख रहे होंगे, अब प्रश्नों के ऑप्शन का विस्तृत विश्लेषण देखेंगे। कथन एक सही क्यों है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल ताकत के 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें प्रधानमंत्री की संख्या भी गिनी जाती है। आइए थर्ड ऑप्शन को देखेंगे क्यों सही है। वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कथन 3 सही है। क्यों सही है यह देखेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद प्रधान या अधूरी होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान या अधूरी होता है। चूंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित या भंग हो जाती है। कोई अन्य मंत्री अकेले काम नहीं कर सकता जब तक नया प्रधानमंत्री नियुक्त ना हो। यानी अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा या उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह स्वतः ही मंत्रिमंडल स्थगित हो जाती है या भंग हो जाती है, और कोई भी मंत्री अकेले काम नहीं कर सकता, वह मंत्रिमंडल के साथ मिलकर ही काम करेगा। अब नेक्स्ट कथन देखेंगे, यानी कथन 2 कि गलत क्यों है वो। ठीक है, उसको वो ज़्यादा जरूरी है। सही वाला तो हमें पता है वो सही क्यों है, लेकिन गलत वाला नहीं पता होता गलत क्यों। इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कथन सेकंड यानी कथन 2 गलत है। यदि कोई गैर संसद सदस्य मंत्री बनता है तो उसे 3 महीने नहीं बल्कि अधिकतम 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि वह 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता तो उसका मंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रश्न में 3 महीने लिखा होने के कारण यह कथन गलत हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मतलब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू होने की स्थिति में राज्य कार्यपालिका पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है देखेंगे। राष्ट्रपति राज्य सरकार मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं और राज्य के राज्यपाल सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाते हैं। सेकंड ऑप्शन देखेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राज्य की विधानसभा स्वतः ही पूरी तरह भंग हो जाती है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे। संसद को उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है और संसद यह शक्ति राष्ट्रपति या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती हैं। जब तक आपकी स्क्रीन पर उत्तर नहीं आता तब तक आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए, आपका उत्तर आपके सामने आने वाला है। ये रहा आपका उत्तर। अगर आप लोगों के मन में यह उत्तर देखने के बाद यह सवाल आया है कि क्यों सही है ये उत्तर, तो इसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि यह उत्तर क्यों सही है। सबसे पहले हम कथन 1 देखेंगे, वह क्यों सही है। जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति वहां की मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राज्य कार्यपालिका को भंग कर देते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की मदद से राज्य का प्रशासन चलाते हैं। आइए इसी के साथ ऑप्शन 3 की ओर लिए चलते हैं, देखते हैं 3 क्यों सही है। आपकी स्क्रीन पर कथन 3 सही दिख रहा होगा। आइए इसको समझते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची
के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाती है। इसके अलावा संसद को यह अधिकार होता है कि वह इस कानून बनाने की शक्ति को राष्ट्रपति या उनके द्वारा तय किए गए किसी अन्य अधिकारी को सौंप दें। आइए अब नेक्स्ट कथन की ओर चलते हैं। कथन सेकंड गलत क्यों था उसको समझते हैं। अगर आप लोगों ने ऑप्शन ध्यान से सुने होंगे तो यह विश्लेषण आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, कथन 2 गलत है। क्यों गलत है इस स्लाइड में समझेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग नहीं होती, माफ कीजिएगा, भंग नहीं होती। राष्ट्रपति के पास यह विकल्प होता है कि वह विधानसभा को या तो निलंबित कर दे या फिर भंग कर दे। अक्सर शुरुआत में विधानसभा को केवल निलंबित किया जाता है ताकि यदि बाद में कोई सरकार बनने की स्थिति में आए तो मौका मिल सके, इसलिए स्वतः ही पूरी तरह भंग हो जाती है। यह लिखना गलत था, इसलिए यह गलत ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चौथा प्रश्न, जो कि भारतीय संसदीय कार्यपालिका प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वाला प्रश्न है। पहला ऑप्शन देखेंगे, भारत में कार्यपालिका विधायिका संसद का ही एक हिस्सा होती है और वह अपने सभी कृत्यों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सेकंड ऑप्शन, राष्ट्रपति जो कि राज्य का प्रमुख है, मंत्रियों की चयन प्रक्रिया और उन्हें पद से हटाने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, संसदीय व्यवस्था मंत्रियों का कानूनी उत्तरदायित्व होता है, जिसके तहत राष्ट्रपति के किसी भी आदेश पर संबंधित मंत्री के प्रति हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। आइए अब इनके ऑप्शन और सही उत्तर आपके स्क्रीन पर आने वाला है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सही उत्तर केवल एक सही है। क्यों सही है अब इसकी जानकारी आगे देखेंगे और बाकी तीनों क्यों गलत हैं ये भी देखेंगे। सही उत्तर जानने से ज़्यादा जरूरी होता है 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं, ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्नों के ऑप्शन का विस्तृत विश्लेषण। कथन 1 सही क्यों है। अनुच्छेद 75 क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने या 6 महीने के भीतर बने मंत्री नहीं रह सकता, यानी कार्यपालिका अनिवार्य रूप से विधायिका का ही हिस्सा है। यह संसदीय व्यवस्था की बुनियादी विशेषता है। कथन 2 देखेंगे गलत क्यों है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कथन 2 गलत है। राष्ट्रपति मंत्रियों को चुनने या हटाने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। अनुच्छेद 75 क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। इसी तरह किसी मंत्री को हटाना भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। आगे देखेंगे कथन 3 गलत क्यों है। आप लोगों की स्क्रीन पर कथन 3 गलत क्यों है यह आ चुका होगा, देखेंगे। भारत में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ब्रिटेन में राजा रानी के किसी भी आदेश पर संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है ताकि अगर फैसला गलत हो तो मंत्री को कोर्ट में जिम्मेदार ठहराया जा सके, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति के आदेशों पर किसी मंत्री के काउंटर हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर 5वां प्रश्न ये रहा, देख सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। सेकंड ऑप्शन है, मतलब संविधान के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधीन के अंतर्गत आता है या नहीं, तो अंतर्गत है या नहीं, तो राज्यपाल का अंतिम
निर्णय अंतिम होता है क्या? थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है क्या? आइए इनके उत्तरों को पूरी तरीके विश्लेषणात्मक तरीके से जानते हैं। आपके ऑप्शन के साथ उत्तर ये रहे स्क्रीन जैसा पर कि देख मैंने सकते पहले हैं। भी कहा है, सही उत्तर तो पता हो जाता चल जाता है, लेकिन गलत वह ऑप्शन गलत क्यों है यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम अगले कुछ मिनटों में इस प्रश्न के 3 ऑप्शन यानी बी सी डी देखेंगे क्यों गलत है। पहले हम सही उत्तर देख लेते हैं, केवल 1 और 2 क्यों सही है, उसके बाद गलत देखेंगे क्यों गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रश्नों के ऑप्शन का विस्तृत विश्लेषण। कथन 1 सही क्यों है? संविधान के तहत राष्ट्रपति को हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना पड़ता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद विवेकाधिकार बहुत सीमित है, लेकिन राज्यपाल को संविधान स्पष्ट रूप से कुछ मामलों में बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति देता है, जैसे अनुच्छेद 163। इसलिए राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। देखेंगे कथन 2 सही क्यों है और कथन 3 गलत क्यों है। आगे बढ़ेंगे। आइए सेकंड ऑप्शन देखेंगे, कथन 2 सही क्यों है। अनुच्छेद 163 क्लोज 2 में साफ लिखा है कि यदि ऐसा कोई सवाल उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। उनके इस निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए था। आइए कथन 3 देखेंगे, यह गलत क्यों है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कथन 3 जो गलत है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कथन 3 गलत है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग चलाया जाता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। केंद्र सरकार कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकती है। इसलिए कथन 3 पूरी तरह गलत है। तो दोस्तों, यह थी आज की क्लास। आज का आखिरी प्रश्न पढ़ के आप लोग जो स्क्रीन पर यह प्रश्न दिख रहा है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब इसमें प्रश्नों की सीरीज भी शुरू हो चुकी है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उसमें लक्ष्मीकांत की चैप्टर 1 से लेके 20 तक सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर जैसे ही 50 सब्सक्राइबरों का टारगेट पूरा होता है, सीधे हम NCERT 6 से 12 तक चलेंगे। और उसके साथ ही हम एम लक्ष्मीकांत तो कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ ही हम स्पेक्ट्रम माजिद हुसैन जैसी एडवांस लेवल की बुक वीडियो फॉर्मेट में आप सभी लोगों को ला कर देंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज आप लोगों को कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और एक इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।